Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is important history questions और ये जो क्वेश्चन है इट वाज बेस्ड ऑन द लास्ट लेक्चर जो कि है ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 8 दैट इज द एज ऑफ मैग्निफिसेंस। तो उसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने उसको फ्रेम किया है। ओके तो सारा एक्सप्लेनेशन उस चैप्टर में है। ओके गो एंड वॉच दिस एनसीईआरटी चैप्टर दैट इज द चैप्टर 8 एज ऑफ मैग्निफिसेंस और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने यहाँ पे फ्रेम करके आपको दिए। ओके तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मनसबदार्स। अब मनसबदार के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट कह रहा है मनसब मींस रैंक आर द ऑफिस, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट द रैंक गिवन अंडर मनसबदारी सिस्टम वाज हेरिडिटरी इन नेचर। यहाँ पे हेरिडिटरी का मतलब होगा कि जो फादर है अगर उसको ये रैंक मिली है तो उसका जो सन होगा ऑटोमेटिकली उनके डेथ के बाद उसको इनहेरिटेंट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे जो है बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज इट वाज नॉट हेरिडिटरी इन नेचर। ओके अगर आफ्टर डेथ हो जाती है जिसके पास भी ये रैंक होगी, जैसे फादर हमारे केस में है तो वहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। अगर सन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहेगा ओके या फिर कोई भी ऑफिशियल बनेगा तो उसको अपनी रैंक मिलेगी, ना कि उसके फादर की हेरिडिटरी रैंक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, with respect to Mughal administrations which among the given statement is are correct। अब सेकंड कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि बख्शी वॉज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर मुगल एम्पायर और जो कोतवाल है वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मुगल एम्पायर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दैट इज व्हाई दिस 3 इज द करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। ओके क्या एक्सप्लेनेशन था इसका? एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है, प्लीज गो एंड वॉच इट। Next is 3 question. It was quite important and interesting question. Now, first statement says that Bengal was visited by traders from Mughal Empire was divided into numbers of Chinese had invented paper and started exporting it to one of the building at Fatehpur Sikri is called Akbar's great dream was that। और ये कॉलम भी है, आपको इससे मैच करना है। ओके इट्स अ प्रीटी सिंपल अगर आप उसको लॉजिकली देखोगे। अकबर ग्रेट ड्रीम क्या था उनका, उससे पहले देख लेते हैं। वन ऑफ द बिल्डिंग एट फतेहपुर सिकरी कौन सी हुई थी? दैट इज द इबादत खाना। तो यहाँ पे ये फोर्थ आ जाएगा। जो इबादत खाना ये जो बिल्डिंग थी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वेरियस रिलीजियस आइडियाज उस टाइम पे जो प्रेवलेंट थे उन सबको स्टडी करना, बिकॉज जो अकबर थे काफी ज्यादा कंसर्न थे विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस मैटर्स। वो एक उनका ये मानना था कि जो रिलीजन है अल्टीमेटली एक ही बात बताते हैं कि बेसिकली वननेस ऑफ द गॉड, ठीक है ना, कि जो गॉड है वो सुप्रीम है। तो ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है और ये लोग पीसफुल और टॉलरेबल तरीके से नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने बेसिकली इबादत खाना बनाया था फतेहपुर सिकरी में, न्यू कैपिटल में। और वो चाहते थे कि यहाँ पे सारे रिलीजियस टीचर्स आए और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के आए, उनके साथ डिस्कशन करके अल्टीमेट एक बेसिकली रिलीजियस पाथ बनाया जाए ओके जो लोग फॉलो करेंगे, और वही हुआ दैट इज दीन ए इलाही, ठीक है। और यही रीजन था कि यहाँ पे अकबर ने इसको क्रिएट किया था। सेकंड, अकबर इज ग्रेट ड्रीम वाज दैट, और ये जो न्यू रिलीजियस पाथ था इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया शुड बी यूनाइटेड एज अ वन कंट्री, तो ये हो जाएगा फिफ्थ। नाउ चाइनीज हैड स्टार्टेड इन्वेंटिंग पेपर एंड स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट टू, अब वो कहां पे आ रहे थे? दैट इज द वेस्टर्न एशिया, और वेस्टर्न एशिया से हम इंडिया लेके आ रहे थे पेपर, बिकॉज वेस्टर्न एशिया से हमारा बहुत अच्छा ट्रेड था। नेक्स्ट, मुगल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस सूबास और प्रोविंसेस में है, और उसको कौन हेड करता था ऑलरेडी डिस्कस किया है एनसीईआरटी में। नाउ बंगाल वाज विजिटेड फ्रॉम द ट्रेडर्स बाय साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, बिकॉज ये जो साउथ ईस्ट इस टाइप से अगर मैं कहूँ इंडिया को डिवाइड करूँ तो ये हो गया वेस्ट ईस्ट, यहाँ पे ये बंगाल है, ठीक है, बंगाल है, और इसके आसपास ये जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, और यहाँ पे ये चाइना का रीजन, चाइना हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से वो लोग ट्रेड करते थे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एज ऑफ मैग्निफिसेंस। अब ये विद रिस्पेक्ट टू द एज ऑफ मैग्निफिसेंस आपको बताना है जो चैप्टर है उसका एसेंस क्या है। नाउ कंसीडर करने फर्स्ट स्टेटमेंट कि 18th सेंचुरी इन इंडिया को कंसीडर किया जाता है एज एन एज ऑफ मैग्निफिसेंस। Now the leaders of magnificent society was not merely rich peoples but peoples with a variety of interest encompasses, sorry यहाँ पे n आएगा, encompasses both intellectual and social। अब ये देखो ये आपको डिपेंड करता है कि आपको ये मैग्निफिसेंस का मतलब पता है और मेडिवल हिस्ट्री में ये क्या होता है, ठीक है, सिंपली, और ये किस सेंचुरी में और ये किससे रिलेटेड है। अगर आपको पता है तब तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, और यू विल बी सिंपली सरप्राइज टू नो कि ये जो क्वेश्चन है क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 8 से है, ठीक है। इतने टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अगर आपको पता है देन इट्स गुड, इफ नॉट इट माइट बी अ प्रॉब्लमेटिक। सेकंड स्टेटमेंट काफी वेगली कह रखी है कि जो लीडर्स ऑफ मैग्निफिसेंट सोसाइटी हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिच नहीं है, बट इनका जो बेसिकली वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट में इनका टेस्ट है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो चाहे वो सोशल हो। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज यहाँ पे
बी आंसर करेक्ट होगा। रीजन क्या है, यहाँ पे 18 सेंचुरी में नहीं, मैग्निफिसेंस की एज दैट इज द 17th सेंचुरी कंसिडर किया जाता है। ओके, और इस तरीके की डेवलपमेंट जो कि चैप्टर का पूरा ही उसी पे बेस्ड है, तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जहांगीर। अब आपको जहांगीर के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट है ये, और आपको कंसीडर करना है इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली इन हिज अर्लियर कैरियर अपॉइंटेड एज ए गवर्नर। ओके, एक कि जो जितने भी प्रिंसेस होते थे उनको अर्लियर बेसिकली गवर्नरशिप दी जाती थी वेरियस रिस्पेक्टिव रीजन की। ऑब्जेक्टिव क्या होता था, सो दैट ही कुड गेन सम एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। यस, एग्जैक्टली ट्रू, एंड बोथ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। और जहांगीर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इवन औरंगजेब के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि औरंगजेब को क्या हुआ था, औरंगजेब ने जब सक्सीड किया था तो डेक्कन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले ही इनको वहां का गवर्नर बना चुके थे, ताकि जाइए आप डेक्कन में देखिए जाके क्या क्या जी प्रॉब्लम्स हैं और उसको सॉर्टेड आउट करिए। उसके बाद में जब इनको एडमिनिस्ट्रेशन की जो समझ हो जाती थी, तब इनको इनकेस अगर ये सक्सीड होते थे तो ये अच्छे तरीके से रूल कर पाएंगे। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव होता था कि एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जहांगीर। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट जहांगीर कंप्लीटली फॉलोड इट्स फादर्स पाथ दैट इज द अकबर। सेकंड, जहांगीर स्टडीड द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन एज डीपली एज हिज फादर। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पता है बोथ कंपैरेटिवली स्टडी आपने करी है बिटवीन द अकबर एंड जहांगीर, ओके, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जहांगीर कंप्लीटली फॉलोड इज फादर्स पाथ अकबर। अब यहाँ पे जो बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं ना, कंप्लीटली फॉलो किया उन्होंने फादर्स रिलीजियस पाथ, ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके, ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, जहांगीर स्टडीड द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन एज डीपली एज हिज फादर्स, नो इट वाज आल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या रीजन था उसका वो हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया है डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ इतना हम देखेंगे कि जो डीपली जो प्रॉब्लम थी रिलीजन की, उसको सिर्फ अकबर ने उसको बेसिकली स्टडी किया था। कुछ हद तक इन्होंने फॉलो किया था, लेकिन मेजोरिटीली अगर हम कहें तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया था या कंप्लीटली फॉलो नहीं किया था। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है और करेक्ट आंसर इसका जो होगा फोर्थ होगा, नाइदर ए नॉर बी। नाउ सेवेंथ स्टेटमेंट, consider following statement. Now first statement says that जहांगीर was fond of literature. जहांगीर जो है बेसिकली उनको लिटरेचर का बहुत ज्यादा शौक था, इवन खुद उन्होंने काफी ज्यादा राइटिंग भी की है। तो जहांगीर wrote in Turkish style as can be seen from his memoirs in the Tuzuk-e-Jahangiri. Again a factual and important question। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है काफी ज्यादा सिंपल है, ऑब्वियसली आप इसको टैकल कर लोगे, पर सेकंड स्टेटमेंट इज अ क्वाइट डिफरेंट। अब यहाँ पे जो टर्किश स्टाइल है, टर्किश स्टाइल नहीं है, यहाँ पे इन्होंने लिखा था पर्शियन स्टाइल में, पर्शियन स्टाइल में। ऑब्वियसली तुजुक जो जहांगीरी है, अगर आपको उसके बारे में पता होता है तब भी आप इसको आंसर कर लेंगे, एंड इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से हो जाएगा, दैट इज जो ए आंसर है इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे क्या है, सिंपली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जहांगीर्स वाइफ नूरजहां। अब नूरजहां के बारे में स्टेटमेंट आपको बतानी है। A statement कह रही है when Jahangir fell ill for a long period and during this time Noor Jahan looked after the affairs of the state and the ruled the empire. Okay, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट says that second is that she became so powerful that even the coins were issued jointly in the names of Jahangir and Noor Jahan. Okay, तो आपको अगर पता होगा जो नूर जहां का जो इंटरफेरेंस है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, देन ओनली यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड ऑल्दो अगर आपको पता होगा तो प्रीटी सिंपल क्वेश्चन है, अगर नहीं तो इट माइट बी प्रॉब्लमेटिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसका 3, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये चैप्टर 8 एनसीईआरटी क्लास 7 से है। ठीक है, तो कंप्लीटली इसलिए अंडरमाइन मत करो आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स को और ओल्ड एनसीईआरटी को, इट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्लीज गो एंड वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट okay, so earlier yes 3 is the correct answer, that is both a and state a b and statement are correct. Now next question, ninth question, choose the correct statement। जहांगीर स्ट्रेंथन एंड मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल। ठीक है, तो जहांगीर ने स्ट्रेंथ किया, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे जहांगीर स्ट्रेंथन एन आएगा। मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल। सेकंड, जहांगीर कंटिन्यूड हिज फादर पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत रॉयल फैमिलीज। अब यहाँ पे आपको बताना है, अगेन अगर आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली अगर आप उसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, सिंपली यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जहांगीर है स्ट्रेंथन किया था मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल ने, यस ट्रू। और नेक्स्ट कह रहे हैं जहांगीर कंटिन्यूड हिज फादर पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत रॉयल फैमिलीज, यस इन्होंने ये भी इसको कंटिन्यू किया था। तो इस तरीके से इसका भी आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का,
10th कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जहांगीर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। अब मेक श्योर यहाँ पे जो वर्ड आ जाता है ना नॉट करेक्ट कि करेक्ट, अब इसमें क्या है जल्दबाजी में हम लोग इसको नॉट को पढ़ते नहीं और अंडरमाइन कर देते हैं और सिंपली वो लगा के आ जाते हैं जो करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है अगर आपने इसको नहीं पढ़ा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं जहांगीर मेंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर कांधार इन अफगानिस्तान। ठीक है, केफ से भी आप लिख सकते हो या फिर क्यू से भी लिख सकते हो। जहांगीर मेड कांधार एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड विद द वेस्टर्न एशिया। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको पता होगा कांधार के बारे में, सबसे पहले कांधार जो है वो लोकेटेड है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में लोकेटेड है और जहांगीर के टाइम पे ये लॉस्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ लॉस्ट हो गया था टू द पर्शियन को। अब ये जो था कांधार बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सेंटर था इंडिया ट्रेड के लिए वेस्टर्न एशिया से जो करता था, इसलिए एक इंपॉर्टेंट एक तरीके का सेंटर था। तो काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड जो कि इंडिया करता था वेस्टर्न एशिया से, तो ये उसको हेल्प करता था। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट है दैट इज इसको डिफेंस की तरह पे एक्ट करते थे, बिकॉज ये अगर उनके होल्ड में होता था तो आप अच्छे तरीके से अपने जो फ्रंटियर है नॉर्थ वेस्ट का उसको डिफेंड कर सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और लॉस्ट हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे जो पूछा है करेक्ट आंसर होगा 3 क्यों होगा सर? इट इज बिकॉज यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, तो दोनों ही स्टेटमेंट है वो नॉन करेक्ट है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और सारे के सारे एनसीईआरटी से ही फ्रेम है, तो आई सजेस्ट कि जितने भी ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, अब मैं क्या करूंगा जो भी कोई भी अगर मैं टॉपिक बना रहा हूं तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं पहले वो मैं ऑब्जेक्टिव करूंगा और उसके बाद मेंस के लिए और बेसिकली और डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए कुछ अदर क्वेश्चंस फ्रेम करूंगा जो कि हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और उनके लेक्चर के तुरंत बाद आएंगे। जैसे ये एनसीईआरटी का लेक्चर आया था, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैं साइड बाय साइड डालता रहूंगा और साथ ही साथ जो मेन लेक्चर होगा उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते रहेंगे जो भी चैप्टर हो, ठीक है, या टॉपिक हो। जैसे अगर कोई गवर्नर जनरल के आया तो उसके गवर्नर जनरल के कितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं डाल दूंगा। तो प्लीज एटलीस्ट वॉच, अगर आपके पढ़ा हुआ है टॉपिक तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी चल रही है। इफ नॉट गो एंड वॉच दिस लेक्चर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चाहे वो एनसीईआरटी का लेक्चर हो या फिर प्रॉपर कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री का टॉपिक हो और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।